हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, आप लोगों का एग्जाम काफी करीब है और ऐसे में हम लोग एक नया सीरीज को शुरू किए थे जहां पर हम लोग सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको एक साथ करवा रहे थे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी सीरीज का ये सेट 6 है, यानी कि ये 6ठी क्लास है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास ले चुके हैं। जो भी उन 5 क्लास को नहीं किए होंगे प्लीज आप लोग कर लेना। आज हम लोग प्यारे बच्चों सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे और आप सबको पता है हम लोग इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को साथ में करते हैं। प्यारे बच्चों, आज ये सेट 6 है। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, तो आज याद रखिएगा हम लोग आज 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 11, चैप्टर 12। याद रखिएगा 11वां चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, जहां पर हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम लोग 1857 की क्रांति में फेल हो गए, है ना। 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे सवाल 11 चैप्टर से पूछे जाते हैं। और एक 12वां चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। यानी ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से चीजों को सुनना है। हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को साथ में करेंगे और याद रखिएगा ये दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सवाल को करवाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी लाजवाब हो जाए। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, तो अगर कोई नहीं देखे होंगे एक भी क्लास को तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है 12th हिस्ट्री सेट 1 बाय तनु क्लासेस, 12 हिस्ट्री सेट 2 बाय तनु क्लासेस। ओके, चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट में आपको गेस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि हम लोग गेस क्वेश्चंस कहां देते हैं, कैसे देते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा कि जो 11वां चैप्टर है जिसका नाम है विद्रोही और राज, इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, 1857 की विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो 1857 की क्रांति है ये कब शुरू हुई, तो याद देखिएगा ये जो 1857 की क्रांति है प्यारे बच्चों ये शुरू हुई थी 10 मई को, है ना। अच्छा, ये 1857 की क्रांति शुरू कब होने वाली थी, याद रखिएगा ये क्रांति शुरू होने वाला था 31 मई को। ये क्रांति शुरू होने वाला था 31 मई को, लेकिन ये क्रांति शुरू कब हो गई, 10 मई को। ये क्रांति कहां शुरू हुई, याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये जो 1857 की क्रांति है यानी ये जो विद्रोह है ये शुरू हुई थी मेरठ में, है ना। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा 1857 की क्रांति कहां शुरू हुई, मेरठ में। मेरठ में इस क्रांति को किसने शुरू किया, ये भी याद रखिएगा सिपाहियों ने। ये क्रांति को मेरठ में किसने शुरू किया, सिपाहियों ने, है ना। अच्छा, एक और सवाल, दिल्ली में यह क्रांति कब शुरू हुई, याद रखिएगा दिल्ली में यह क्रांति 11 मई को शुरू हुई थी। और दिल्ली में ये जो क्रांति हुई इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर ने। इस बार का जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन आया है कि बहादुर शाह जफर इस क्रांति में भाग कब लिए थे, तो याद रखिएगा यह क्रांति शुरू हुई थी 10 मई को, लेकिन जो बहादुर शाह जफर है जो कि मुगल साम्राज्य के अंतिम राजा थे वो जो है 11 मई को इस क्रांति में भाग लिया था, है ना। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के क्रांति का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, पहला सिपाही। तो प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं 1857 का विद्रोह का जो पहला सिपाही है वो कहा जाता है मंगल पांडे को। मंगल पांडे ने क्या किया था आप सबको पता है, तत्कालिक कारण है चर्बी वाला कारतूस, है ना। चर्बी वाला जो कारतूस होता है उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ होता है। तो अंग्रेज क्या करता था, भारतीय सेनाओं को ना एक बंदूक देता था, है ना, एक कारतूस देता था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, ऐसा अफवाह फैला। तो ये बात मंगल पांडे को पसंद नहीं आया और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को मार दिया। और क्योंकि मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को मार दिया, है ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मंगल पांडे को फांसी दे दिया। और इसको फांसी देना था कि ये क्रांति शुरू हो गया, है ना। तो पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही है प्यारे बच्चों मंगल पांडे। इनको सबसे पहले जान इन्होंने ही दिया था और इनको फांसी दिया था किसने, अंग्रेजों ने, है ना। तो इसी को 1857 की क्रांति का पहला सिपाही कहा गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कानपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था। अब आपको पता है ये जो 1857 की क्रांति है अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, यानी ये क्रांति का नेता अलग अलग जगह से अलग अलग लोग थे। जैसे अगर हम कहेंगे कि 1857 की जो क्रांति है दिल्ली से कौन कर रहे थे, तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर, है ना। दिल्ली से कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर। हम कहेंगे कि कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह कौन कर रहे थे, याद रखिएगा कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, 2 लोग कर रहे थे, है ना। तात्या टोपे, एक का नाम था तात्या टोपे और एक का नाम था
नाना साहेब, ये दोनों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। अगर हम आपको कहेंगे कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है ये जो क्रांति है एक बहुत बड़ी क्रांति थी और इस क्रांति का कोई एक नेता नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता था। अगर बात करेंगे दिल्ली का तो बहादुर शाह जफर, अगर बात करेंगे कानपुर का तो नाना साहेब और तात्या टोपे, अगर बात करेंगे बिहार से कौन इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह, और अगर हम कहेंगे कि लखनऊ से और अवध से इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी तो एक महिला थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल, है ना। तो बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से और अवध से इस क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। तो यहां पर पूछा गया कि कानपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था। कानपुर में विद्रोहियों का नेता था नाना साहेब और तात्या टोपे, और नाना साहेब भाग करके कहां चले गए थे, नेपाल। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहां जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अब आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही बहादुर महिला थी, एक महिला होकर के वो अंग्रेजों से नहीं डरी। आप समझिए कितनी बहादुर महिला होगी, है ना। तो जब रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया ना, तो उनका जब चिता जल रहा था तो उसी समय एक अंग्रेज था जो उनका चिता के पास गया। चिता के पास जाकर के वो अंग्रेज बोला कि यहाँ जो सोई हुई महिला है ना, ये विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी, ये वही महिला है जो विद्रोहियों में एक मर्द थी, मर्द के जैसा लड़ती थी। तो ये बात किसने कहा, ये बात प्यारे बच्चों ह्यू रोज ने कहा, ह्यू रोज, है ना। थर्ड का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा जाता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है इनका मृत्यु कहां पर हुआ, ग्वालियर में, ये भी याद रखिएगा ग्वालियर, है ना। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, मणिकर्णिका बचपन का नाम है, मनु बचपन का नाम है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका। इनका बेटा का नाम क्या है, गंगाधर, पति का नाम गंगाधर राव, बेटा का नाम दामोदर राव, ये सब पूछा जाता है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो वो कहा था ह्यू रोज ने। थर्ड का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत स्पेशल है। पूछा गया कि ये जो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट, ये जो पुस्तक है प्यारे बच्चों, इस किताब को किसने लिखा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों फोर्थ का आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। जेम्स आउटर मत लगा देना। द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है अशोक मेहता। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस वक्त में गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन बैंक में आया है आपको जब हम करवा रहे थे। बिल्कुल उस वक्त में गवर्नर जनरल का नाम था कैनिंग, कैनिंग नाम था उसका। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए जो कि बहुत स्पेशल है। पूछा गया बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। आपको बताना है कि कौन थे जो कि बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों वो कोई और नहीं, वो है वीर कुंवर सिंह। नाम में ही इनका वीर है। तो याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, वीर कुंवर सिंह। अगर हम आपको कहेंगे कि जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, या अगर हम आपको कहेंगे कि आरा से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे, बताइए। तो याद रखिएगा जगदीशपुर एक जगह है जो कि कहां पर पड़ता है, आरा जिला में, और आरा एक जिला है जो कि बिहार में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछे कि जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब भी आप जवाब दोगे वीर कुंवर सिंह। आरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब भी आप जवाब दोगे वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब भी आप जवाब दोगे वीर कुंवर सिंह। यानी जगदीशपुर का प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह, आरा का प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह, बिहार का प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह। और अगर हम कहेंगे कि पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पटना से किया था पीर अली, है ना। यह भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता पटना से कौन था, तो वो था कोई और नहीं, पीर अली। इनका एक किताब का दुकान था, अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया। तभी पीर अली ने एक बात कहा था कि अगर हमको फांसी दे दी तो इनके बाद आप बच नहीं पाओगे, ऐसे करके, है ना। अगला सवाल, 1857 की क्रांति शुरू हुई, पूछा गया कब शुरू हुई। तो प्यारे बच्चों ये जो 1857 की क्रांति है ये शुरू हुई 10 मई को। अच्छा, शुरू कब होने वाली थी, कब डेट तय किया गया था, 31 मई को। ऐसा डेट तय किया गया था कि ये जो क्रांति है वो 31 मई को शुरू होगी, लेकिन ये क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गई मेरठ से। क्यों शुरू हो गई, तत्कालिक कारण क्या है, चर्बी वाला कारतूस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो 1857 की क्रांति है, आखिर ये क्रांति 10 मई को क्यों शुरू हो गई जबकि होने वाली थी 31 मई को। तो कारण क्या है, चर्बी वाला कारतूस। ये सबसे बड़ा कारण है, इसी को हम लोग तत्कालिक कारण भी कहते हैं। यही कारण की वजह से प्यारे बच्चों, तत्कालिक, यही कारण की वजह से प्यारे बच्चों, यही कारण की वजह से
1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हो गई है ना। तो 1857 की क्रांति शुरू कब हुई? 10 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? यानी 1857 की क्रांति में कौन भारत का सम्राट कहा किसको, है ना। तो 1857 के जितने भी विद्रोही थे वो किसे भारत का सम्राट बनाया? तो याद रखिएगा वो थे बहादुर शाह जफर, है ना। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर जैसे कोई भी उतना बड़ा नेता नहीं था, क्योंकि आपको पता है उस वक्त में मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल साम्राज्य कब खत्म हुआ? 1857 को ही खत्म हुआ था, है ना। तो उस वक्त में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा शासन था और राजा था, आखिरी राजा का नाम था बहादुर शाह जफर। इससे बड़ा नेता उस वक्त में कोई नहीं था। इसीलिए 1857 के विद्रोहियों का किसे 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट बनाया? याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है बहादुर शाह जफर के बारे में कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां भेजा? याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। रंगून जगह का नाम क्या है? रंगून। रंगून कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? बर्मा में पड़ता है, बर्मा। और बर्मा को ही आज के दिन हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार, है ना। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बर्मा है, बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। तो ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहां भेजा? रंगून भेजा। और रंगून कहां पर पड़ता है? बर्मा में पड़ता है। अच्छा, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को किसने पकड़ा था? उसका नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन। हडसन हडसन ने पकड़ा था। कहां से? हुमायूं का मकबरा से। हुमायूं तो आपको पता है कौन है? कौन है हुमायूं प्यारे बच्चों? हुमायूं बाबर का बेटा है, अकबर का पिताजी है हुमायूं। तो हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं का जहां पर कब्र था, है ना, हुमायूं का जहां पर कब्र था वहीं से प्यारे बच्चों इनको पकड़ा। तो पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहां से पकड़ा गया? हुमायूं का मकबरा से। किसने पकड़ा? हडसन ने पकड़ा। और इनको पकड़ने के बाद इनको रंगून भेज दिया और इनका जो बेटा था, पोता था, उनको सीधा मार दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, बहुत ही दुखित की बात है। अगला देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन है जो कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? तो वो कोई और नहीं, वो है वीडी सावरकर। जो वीडी सावरकर है, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। अगर हम आपको कहेंगे कि ये जो 1857 की क्रांति है या गदर है, इसको क्रांति किसने कहा? ये जो 1857 में जो आंदोलन हुआ था, ये जो 1857 की गदर है, इसको क्रांति किसने कहा? तो उसका नाम था कार्ल मार्क्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट करोगे कि 1857 की जो क्रांति थी प्यारे बच्चों, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो विद्रोह था, ये जो आंदोलन था, इसको क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। आपको पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? ये भी सवाल पूछा गया है। 1857 की क्रांति को देखिए, जितना भी हम सवाल कराएंगे ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिएगा। हम आपको कहेंगे कि जो 1857 की क्रांति है, इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो ये भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा था, है ना। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। तो यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। पूछा जाएगा कि इस गदर को क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। बस सिंपल याद रखना, 100% सही। अगला देखो, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये जो 1857 की क्रांति है, किसके नेतृत्व में लड़ा गया? बिल्कुल यहां पर लगा देंगे बहादुर शाह जफर। अगर यहां पर पूछता कि 1857 की क्रांति बिहार में, 1857 की क्रांति बिहार में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो जब बिहार की बात आ जाए तब लगा देंगे वीर कुंवर सिंह। बिहार की जगह अगर दे देता कि 1857 की क्रांति कानपुर में किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो कानपुर में कौन नेता था? कानपुर में था नाना साहेब, तो लगा देंगे नाना साहेब। लेकिन अगर कुछ ना दे, सिर्फ दे ऐसे 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तब फिर लगाएंगे बहादुर शाह जफर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, 10 ऑब्जेक्टिव करने के बाद एक हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करेंगे जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल है। पूछा गया 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र और उनके नेताओं के नाम बताइए। यानी 1857 की क्रांति कहां कहां हुई, उन जगहों का नाम बताएं और उन जगहों पर कौन कौन नेता था, उन नेता का भी नाम बताइए। तो क्वेश्चन पूछा गया 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र के बारे में भी बताना है और उन 4 नेताओं के नाम भी बताना है। तो हम लोग 4 जगह बोल देंगे, दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, अवध में हुआ, झांसी में हुआ, बिहार में हुआ, पटना में हुआ, कितना सारा जगह है, लेकिन हम लोगों को लिखना 4 जगह है। ठीक है, 4 जगह लिखना, हम एक एक्स्ट्रा लिख दिए हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुआ 1857 की क्रांति, प्रमुख केंद्र दिल्ली, दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह जफर। फिर झांसी में हुआ, झांसी में किसने की? तो रानी लक्ष्मीबाई। फिर जगदीशपुर बिहार में हुआ और जगदीशपुर में किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया? वीर कुंवर सिंह।
फिर पूछा जाएगा लखनऊ में हुआ, लखनऊ में किसने किया, बेगम हजरत महल। अवध में हुआ, अवध में किसने किया, बेगम हजरत महल। कानपुर में हुआ, कानपुर में किसने किया, नाना साहेब और तात्या टोपे इस क्रांति का नेतृत्व किया। आपको कहेंगे और कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ, पटना में किसने किया, पीर अली ने किया। इस तरह से हम लोग 4 प्रमुख केंद्र का नाम पूछा है और उनके नेताओं का नाम पूछा है। इस तरह से हम लोगों को जवाब देना है। ये 4 प्रमुख जगह हो गया और 4 नेता का नाम हो गया। क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर कार्ल मार्क्स कहीं पे है ऑप्शन में, नहीं है। अब पहले मैंने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। अगर सवाल ऐसा रहे तब लगाएंगे कार्ल मार्क्स, लेकिन यहां पर पूछा इंग्लैंड के कौन सा नेता था, इंग्लैंड का कौन था। अब यहां पर इंग्लैंड दे दिया भाई, अब तो इंग्लैंड का चुनना पड़ेगा। तो इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता है जो कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तब यहां पर राइट आंसर लगाएंगे बेंजामिन डिसरेली। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने क्रांति कहा, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। यहां स्पेशली पूछ दिया कि इंग्लैंड का कौन सा नेता था जो कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो उस नेता का नाम था बेंजामिन डिसरेली। अगर यहां इंग्लैंड नहीं देता और यहां पर बेंजामिन डिसरेली नहीं देता तो कार्ल मार्क्स देता। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक किताब का नाम है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो किताब है, ये किताब को किसने लिखा, तो ये वी.डी. सावरकर ने लिखा। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका 12 का सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो अभी हमने बताया कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए। जब ये क्रांतिकारी अंग्रेजों ने दबा दिया, जब यहाँ के लोग लड़ते 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 थक गए, एक तरह से हार गए, 1857 की क्रांति में जब असफल हो गए, तो 2 ऐसे नेता थे जो भाग करके नेपाल चले गए। वो कौन कौन थे, एक थे प्यारे बच्चों बेगम हजरत महल, एक थी बेगम हजरत महल, एक थे नाना साहेब। तो ये दोनों भाग करके कहाँ चले गए, नेपाल, और उनकी मृत्यु नेपाल में हो गई। तो पूछा गया कि क्रांति के दमन के बाद, क्रांति खत्म होने के बाद कौन क्रांतिकारी नेता है जो नेपाल भाग गए, तो ये दोनों, नाना साहेब भी और बेगम हजरत महल भी। राइट आंसर सी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। अब आपको पता है ये जो 1857 की क्रांति हुई थी एक बहुत बड़ी क्रांति थी, है ना। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन इसमें जो भारत है प्यारे बच्चों, वो क्या हुआ, एक तरह से हार गया। भारत क्या हुआ, हार गया। भारत के हारने के बाद जो महारानी थी अंग्रेज की, इंग्लैंड की महारानी, जिनका नाम क्या था, महारानी विक्टोरिया, इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र क्या जारी किया, इन्होंने कहा कि अब जो है मुगल साम्राज्य खत्म, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म, अब यहां पर अंग्रेज ही राज करेगा। इस तरह से उन्होंने घोषणा किया। यह घोषणा उन्होंने कब किया, याद रखिएगा 1858 को। 57 में क्रांति खत्म हुई और 1858 में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। ऑप्शन बी आपका 15 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाया। अब आपको पता है उत्तराधिकारी किसे कहते हैं। उत्तराधिकारी का मतलब होता है, जैसे मान लो राजा के बाद जो राजा बनेगा उसको उत्तराधिकारी कहा गया। जैसे प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री का नाम क्या था, याद रखिएगा, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाएगा, उत्तराधिकारी कहा जाएगा। किसका कहा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कल मेरी जगह कोई और आके पढ़ाएगा तो वो हो जाएगा मेरा उत्तराधिकारी। तो वही पूछा गया, बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी कौन थे, उनका बेटा, उनका पोता। तो बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को, यानी बहादुर शाह जफर के बेटा को, पोता को किसने मरवाया, हडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने, हैवलॉक ने। 16 का एकदम सही जवाब दीजिएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ये मरवाने वाला कोई और नहीं, वो थे हडसन। ये वही हडसन है जो कि बहादुर शाह जफर को पकड़ा था, है ना। तो बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को, यानी उनका बेटा को, उनका पोता को किसने पकड़ा, हडसन ने। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के बारे में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि जो झांसी की रानी है इसका पति का नाम क्या था, ज्यादातर पूछा जाता है। तो पति का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गंगाधर राव। क्या था, गंगाधर राव। उनके बेटा का नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई के बेटा का नाम क्या था प्यारे बच्चों, बेटा का नाम था दामोदर राव। दामोदर राव, है ना। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का जो है जन्म कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आता है। 28 में जन्म हुआ था, 42 में उनकी शादी हुई थी, है ना, याद रखिएगा। तो झांसी की रानी का जो बेटा था दामोदर राव, ये कौन सा बेटा था, ये एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब क्या होता है,
दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ बेटा। जैसे किसी का बेटा नहीं होता है तो वो गोद लेता है, दूसरे का बेटा को अपने बेटा बना देता है, यानी गोद लेता है ना, तो उसी को कहा जाता है दत्तक पुत्र। क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र। ठीक है, दत्तक पुत्र। अब यहां पर सवाल पूछा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई? तो वो ग्वालियर में मारी गई थी। 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नो डाउट आप लोगों का भी एकदम सही जवाब आ रहा है। अगला देखिए, किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? बताइए, भारत को किसने एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा? प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्जन। तो याद रखिएगा, जो कर्जन है ना, इन्होंने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेखक से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक का नाम क्या था? बिल्कुल प्यारे बच्चों सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो हुआ था काशी में। कहां पर हुआ था? काशी में। इनकी मृत्यु कहां पर हुई? ग्वालियर में। याद रखिएगा ये सब, है ना। अब अगला सवाल पूछा गया, तात्या टोपे कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? तो तात्या टोपे ना सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया था, है ना। तात्या टोपे जो कि कानपुर से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कानपुर में दो लोग थे, एक नाना साहेब और एक तात्या टोपे। तो ये दोनों मिलकर के कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा, तात्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? तात्या टोपे की मृत्यु कैसे हुई? तो याद रखिएगा, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के वीर सेनापति थे। यानी 1857 की जो क्रांति हो रहा था उसमें एक वीर सिपाही थे, वीर सेनापति थे तात्या टोपे, है ना। उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। तो तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। जैसे हम कहेंगे नाना साहेब का असली नाम क्या था? धुंडीराज। उसी तरह तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे जो कि 1857 की क्रांति का एक वीर सेनापति था, उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यानी तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब के सेनापति थे। और याद रखिएगा, बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? यानी जो बाजीराव है उन्होंने भी किसी को गोद लिया था। किसको? नाना साहेब को। तो याद रखिएगा, बाजीराव जो है ना, ये नाना साहेब जो है वो बाजीराव का दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ बेटा था। कोई असली सगा बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा, दत्तक पुत्र था। तो बाजीराव का जो दत्तक बेटा था नाना साहेब, उसी का सेनापति था तात्या टोपे। ठीक है, अब आगे देखिए, कानपुर में तात्या टोपे ने नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया। कानपुर पर जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो उसके बाद वो जो तात्या टोपे है वो झांसी आ गए और जो नाना साहेब है वो भाग करके नेपाल चले गए और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। तो याद रखिएगा, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के एक बहुत बड़े वीर सेनापति थे। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था और तात्या टोपे जो है बाजीराव के गोद लिया हुआ बेटा नाना साहेब का सेनापति था। तो तात्या टोपे कौन था? नाना साहेब का एक सेनापति था। कानपुर में जब विद्रोह हो रहा था तो तात्या टोपे जो है नाना साहेब के साथ मिलकर के अंग्रेजों को हराया। कानपुर पर जब कब्जा हो गया अंग्रेजों का तो उसके बाद नाना साहेब भाग करके तो नेपाल चला गया और जो तात्या टोपे है वो भाग करके कहाँ आ गए? झांसी आ गए। और फिर झांसी में कौन लड़ रही थी? उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी में आकर के उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इन्होंने कानपुर, झांसी आदि जगहों पर अंग्रेजी सेना को हराया था। अंग्रेजों ने इन्हें धोखा देकर पकड़ा, यानी अंग्रेज जो है तात्या टोपे को धोखा देकर पकड़ा था। धोखा देकर, नहीं तो शायद नहीं पकड़ पाता। और धोखा देकर पकड़ा और शिवपुरी में मुकदमा चला और अंततः इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को, है ना। 57 में क्रांति खत्म हो गई थी, लेकिन इनको जो फांसी है वो कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। किसको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। कहां पर? जगह भी पूछा जाता है, शिवपुरी में। शिवपुरी में फांसी दी गई। किनको प्यारे बच्चों? तात्या टोपे को। ठीक है, और अंग्रेजों ने इनको धोखा देकर पकड़ा था। ठीक है, अब अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह जब हो रहा था उस वक्त में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम था पामरस्टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? यानी सैनिक जिस राइफल का इस्तेमाल करते थे उस राइफल का नाम क्या था?
बेसिकली। तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? देखिए तात्या टोपे आ गया, और तात्या टोपे को फांसी कब दी? 18 अप्रैल 1859 को। कहां पर? शिवपुरी में, शिवपुरी में। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 24 है प्यारे बच्चों, झोकन बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहां हुआ था? अब आपको पता है झोकन बाग हत्याकांड के बारे में, दो हत्याकांड ज्यादातर पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा बीबी घर कत्लेआम, एक पूछा जाएगा आपको बीबी घर कत्लेआम, है ना, बीबी घर कत्लेआम। ये सब कोर्स के बच्चों को पढ़ाए हम लोग, है ना। चलिए बताइए, बीबी घर कत्लेआम कहां हुआ था? याद रखिएगा, बीबी घर कत्लेआम आपका कानपुर में हुआ था, है ना। और जो झोकन बाग हत्याकांड है ये झांसी में हुआ था। तो झौ से झोकन, झौ से झांसी। तो झोकन बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? झांसी में। और बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? कानपुर में, है ना। कई सारे अंग्रेजों को सीधा कुआं में फेंक दिया था, इसी को बीबी घर कत्लेआम कहते हैं। और झोकन बाग हत्याकांड क्या है? यहाँ पर भी कई सारे अंग्रेजों को लेकर के एक बगीचा में लेकर के गया, और वहां पर उनको झूठ बोल करके लेके गया, और वहां पर उनको मार दिया। ठीक है, तो झोकन बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? झांसी में। और बीबी घर कत्लेआम कानपुर में। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बीबीघर कत्लेआम कहां पर हुआ था, या बीबीघर कत्लेआम 17 जुलाई को कहां पर हुआ था? यह भी याद रखिएगा, बीबीघर कत्लेआम 17 जुलाई 1857 को हुआ था। कहां पर प्यारे बच्चों? बीबीघर कत्लेआम की अगर बात करें तो यह हुआ था कानपुर में। कहां पर? कानपुर में, 17 जुलाई को हुआ था। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई का और भी कई सारा नाम है, जैसे मनु, मनु किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। मणिकर्णिका किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। छबीली किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। ये कई सारा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। छबीली, है ना, छबीली किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। अगला सवाल, 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस है? तो हम सब जानते हैं 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, और इसी दिन प्यारे बच्चों हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो 14 नवंबर को किसका जन्मदिन है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? आपको पता है सागर एक जगह का नाम है, और वहां पर भी जो है ये क्रांति शुरू हुई। कब? 1 जुलाई 1857 को। पूछा गया 1 जुलाई 1857 को ये जो विद्रोह शुरू हुई सागर में, किसने किया? तो प्यारे बच्चों ये किया था शेख रमजान ने। ऑप्शन ए आपका 28 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? सागर में अंग्रेज पुरुष यानी कौन कौन? अंग्रेजन को, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब थे। तो सागर एक जगह का नाम है जहां का आंदोलन का नेतृत्व शेख रमजान ने किया। तो पूछा गया कि सागर में पुरुष, महिला एवं बच्चों को कितने दिन किले में रहना पड़ा था? तो याद रखिएगा 222 दिन तक उन लोगों को किले में बंद करके रखा गया था। 29 का बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया? तो बताइए, बहादुर शाह जफर को किसने पकड़ा था? हडसन ने पकड़ा था। कब कहां पकड़ा था? याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा से, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को हडसन ने पकड़ा था, जो कि हम आपको करा दिए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत आसान है। पूछा गया झूम खेती क्या है? तो पहले के जमाने में ना क्या था कि ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, हल भी नहीं था, लकड़ी का हल था, हल जो जोतते हैं खेत को फसल लगाने के लिए। तो पहले के जमाने में खेत वगैरह भी बहुत कम था, हर जगह जंगल था, है ना। तो जो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे वो लोग क्या करते थे? पहले जंगलों को काटते थे या जंगलों को जला देते थे। जब जंगल खत्म हो जाता था फिर लकड़ी का हल बनाते थे, उस हल से खेत को जोतते थे और फिर खेती करते थे। और खेती तब तक करते थे जब तक उस जमीन का शक्ति बचता था। मान लो खेती करते हैं फसल ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता था? जो आदिवासी है उस जमीन को छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां जंगलों की कटाई करके फिर वहां खेती करते थे। तो इसी खेती को झूम की खेती कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे झूम खेती क्या है, तो आप क्या कहोगे? जब हम आपको बोले आप मेरी तरफ देखना, है ना। अगर आपसे सवाल करें झूम खेती क्या है, तो आप कहोगे झूम खेती एक प्रकार की परंपरागत खेती है। यानी ये परंपरागत खेती है जो अभी भी कई जगह हो रही है, और पहले तो बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि हर जगह जंगल था, आदिवासी लोग खेती करते थे। तो झूम खेती एक प्रकार का परंपरागत खेती है, यानी ये परंपरा से परंपरा चलती आ रही है ना। तो झूम खेती एक प्रकार की परंपरागत खेती है जिसमें पहले जंगल के पेड़ पौधे को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद उस साफ की गई जमीन को पुराने उपकरणों से, जैसे लकड़ी के हल से जोतकर बीज बोए जाते हैं। इस खेती में फसल पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। और इस तरह का जो खेती होता है, क्योंकि भाई ना यूरिया है, ना पानी है, ना कुछ है, अब क्या हुआ, जंगल को साफ कर दिए, खेत को जोत दिए और फसल लगा दिए, बाकी और तो कुछ आता है नहीं।
ना ही यूरिया है ना कुछ है। तो इसमें जो फसल होती है झूम की खेती में क्या होता है कि पूरा जो फसल है वो प्रकृति पर निर्भर रहता है। अगर बारिश हुई तो फसल होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो फसल होता था, जो खेती होता था, इसमें उत्पादन यानी उपज बहुत कम होता था। समझ गए? तो झूम खेती एक प्रकार की परंपरागत खेती है जिसमें पहले जंगल के पेड़ पौधे को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। फिर जो साफ किया गया जमीन है, जहां से जंगल को साफ किया गया, वहां पर पुराने उपकरणों से जैसे लकड़ी के हल से उस जमीन को जोता जाता है और फिर उसमें फसल लगाया जाता है। और फसल जो है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है, इसलिए कभी कभी फसल बहुत कम होता है, फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? यानी ये जो 1857 की क्रांति है, दक्षिण भारत में कहां कहां हुआ था? तो कोल्हापुर में भी हुआ था, सतारा में भी और पूना में भी, है ना। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी जगह पर 1857 की क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से पूर्व कौन सी अफवाहें फैल रही थी, है ना। यानी पूछा गया कि 1857 की क्रांति से पहले अफवाह जो फैल रही थी, इनमें से कौन सी अफवाह जो कि सही है? तो देखिए 1857 की क्रांति से पहले कई सारी अफवाह फैल रही थी, जैसे जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, ये भी एक अफवाह था, सच नहीं था, है ना। तो ये सारी अफवाह थी। देख लो, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है, बिल्कुल ये अफवाह फैल रही थी। दूसरा, घी, आटा व शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, ये भी अफवाह फैल रही थी। गांव में चपातिया एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल ये भी अफवाह फैल रही थी, है ना। तो ये सभी अफवाहें प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति से पहले फैल रही थी और यही अफवाह की वजह से ही तो ये क्रांति शुरू हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति की भूमिका निभाई? बताइए यहाँ पर कौन सी महिला है जो कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? आप तो सिर्फ दो महिला को जानते हैं, एक बेगम हजरत महल, एक रानी लक्ष्मीबाई। नहीं, और भी बहुत सारी महिला थी जो कि इस क्रांति में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई, जैसे ताई बाई, आजीनन, शीला देवी, ये सभी, है ना। तो राइट आंसर याद रखिएगा डी। तो ये सभी महिला थी प्यारे बच्चों जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या करें, हम लोग इनको नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन इन महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है इस क्रांति में, याद रखिएगा, है ना। सारे लोगों का भूमिका होता है भाई हर जगह। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर, हर जगह 1838 और 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? बताइए कौन सी महिला है जो कि सतारा एक जगह का नाम है, उज्जैन भी एक जगह का नाम है, ग्वालियर भी एक जगह का नाम है। तो कौन सी महिला है जो सतारा में, उज्जैन में, ग्वालियर में 1838 और 1863 तक, है ना, 1838 से लेके 1863 तक अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया? तो बताइए कौन सी महिला है जो सतारा, उज्जैन, ग्वालियर में 1838 से लेके 1863 तक अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया? वो कौन सी महिला है? तो प्यारे बच्चों वो महिला है महारानी बैजाबाई सिंधिया। याद रखिएगा, महारानी बैजाबाई सिंधिया जो है 1838 से लेकर 1863 तक अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? बताइए कौन है जो कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया? कौन है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप सभी लोग 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, ये कोई और नहीं, ये थे जेम्स आउटरम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इस क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, तो वो था जेम्स आउटरम, है ना। तो जेम्स आउटरम ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? ये क्वेश्चन इस बार मॉडल पेपर में आया है। बताना है कि जो बहादुर शाह जफर है, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 10 मई को या 11 मई को? तो बिल्कुल ये जो क्रांति है वो शुरू हुई थी 10 मई को, लेकिन बहादुर शाह जफर जो है इस क्रांति में 11 मई 1857 को भाग लिए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिकरण कब किया? आपको पता है अवध का जो नवाब था उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था प्यारे बच्चों? आपको अगर पूछा जाए कि जो अवध का नवाब था, अवध का राजा था, उनका नाम क्या था? वाजिद अली शाह। और ये कौन थे? ये थे बेगम हजरत महल के पति, बेगम हजरत महल, नाम था बेगम हजरत महल, इनका पति का नाम था वाजिद अली शाह। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो वाजिद अली शाह है ये अवध का राजा था, अवध का नवाब था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा वाजिद अली शाह को कि ये जो राजा है उतना अच्छा नहीं है। यानी वाजिद अली शाह के बारे में लोगों को बताया कि जो वाजिद अली शाह है उतना अच्छा राजा नहीं है, इसीलिए अवध का राजा इसको नहीं रखेंगे, बल्कि अब अंग्रेज अवध का राजा बनेगा। और वाजिद अली शाह को कहां भेज दिया? कलकत्ता। ठीक, तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? यानी कब कुशासन का शासन लगाया, कब जो है अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया?
बिल्कुल प्यारे बच्चों, 37 का राइट आंसर हो जाएगा 1856 को, है ना। तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण 1856 में किया और वाजिद अली शाह को वहां से हटा दिया और उनको कलकत्ता भेज दिया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। 1857 की विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? आपको बताना है कि जो फैजाबाद है इस जगह से कौन क्रांति कर रहे थे, उसका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह, है ना, मौलवी अहमदुल्लाह। 38 का राइट आंसर बी। तो प्यारे बच्चों, फैजाबाद जहां पर अभी क्या है, राम मंदिर है ना, फैजाबाद। तो याद रखिएगा 1857 की विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से जाना जाता था, कौन? मौलवी अहमदुल्लाह को। और ये जो है 1857 की क्रांति का वहीं से लोगों को कह रहे थे कि हम लोगों को इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये भी बहुत बहादुर इंसान थे, अंग्रेजों से डरते नहीं थे, कौन? मौलवी अहमदुल्लाह, है ना। तो 1857 की विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन फेमस थे? मौलवी अहमदुल्लाह। इनको डंका शाह के नाम से जाना जाता था, ये किसी से डरते नहीं थे। निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, तो बताइए किनको फांसी में लटकाया था? नाना साहेब को नहीं, कुंवर सिंह को नहीं, लक्ष्मीबाई को नहीं, तात्या टोपे को, है ना। तो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई शिवपुरी में, है ना। तो निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया? तात्या टोपे को। इस बार का ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1857 की विद्रोह के असफलता के कारणों का उल्लेख करें। यानी ये 1857 की क्रांति में हम लोग असफल क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये क्रांति में हम लोग फेल हो गए, अंग्रेजों से हार गए, है ना, हम लोग असफल क्यों हो गए? तो प्यारे बच्चों, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। हम लोग जवाब लिखेंगे कि 1857 की विद्रोह की असफलता के निम्न कारण थे। यानी ये जो 1857 की क्रांति है इसमें हम लोग फेल हो गए, इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण, योग्य नेतृत्व का अभाव। मतलब ऐसा कोई नेता नहीं था जो हर जगह रहे, यहां कोई दूसरा नेता, यहां कोई दूसरा नेता, यहां कोई दूसरा नेता, दिल्ली में कोई और, कानपुर में कोई और, अवध में कोई और। कोई ऐसा बड़ा नेता था ही नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाए, है ना। तो 1857 की क्रांति में हम लोग असफल क्यों हो गए? पहला कारण, योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह का मुख्य नेता बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े थे। अब देखो, विद्रोह का मुख्य नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर को, लेकिन ये बहुत बूढ़े हो गए थे। बाकी नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये भी बड़े बड़े नेता थे, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित थे। ये अपना क्षेत्र में ही लड़ रहा था, पूरे भारत में नहीं। पूरा भारत को लोग एक साथ अगर लड़ता तब ना अंग्रेज भागता, लेकिन 1857 की क्रांति बस कुछ जगह पर हो रहा था, है ना। तो योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी कोई ऐसा नेता नहीं था जो इस पूरी क्रांति का नेतृत्व करे, इस पूरी क्रांति को संभाले। तो इस वजह से ये क्रांति में हम लोग फेल हो गए, असफल हो गए। नहीं तो 1857 में ही हम लोगों को आज़ादी मिल जाती। समझ रहे हो, 100 साल पहले अगर हम लोग आज़ाद हो जाते तो आज भारत कितना आगे निकल चुका होता, नंबर 1 बनाता पूरी दुनिया में, है ना। तो 1857 के विद्रोह में हम लोग असफल क्यों हो गए? पहला कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव। यानी विद्रोह का मुख्य नेता बहादुर शाह जफर था, जो बहुत बूढ़ा था। बाकी नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये भी बड़े नेता थे, लेकिन ये लोग अपने अपने क्षेत्र में ही थे, पूरे भारत में नहीं थे। तात्या टोपे ने कोशिश किया सारे लोगों को एक जगह करने की, मिलाने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा कारण है समय से पहले विद्रोह, जो कि सबसे बड़ा कारण है। विद्रोह शुरू कब होने वाला था? 31 मई को। ये जो क्रांति है वो शुरू होने वाला था 31 मई को, लेकिन शुरू कब हुआ? 10 मई को। अब भाई जो चीज 31 मई को होने वाला है वो अचानक से 10 मई को कर दोगे तो ऑब्वियसली बात हम लोग फेल हो जाएंगे समय से पहले। तो वही है, समय से पहले विद्रोह। विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 तय की गई थी, लेकिन 10 मई को ही शुरू हो गया। अगर सभी जगह एक साथ विद्रोह हुआ होता तो अंग्रेजों को मुश्किल होती। अगर हर जगह पे एक साथ, आप ऐसे सोचो कि पूरे भारत में एक साथ सारे लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते तो अंग्रेज का छक्का छुड़ जाता। लेकिन हम लोग क्या किए, आज यहां विद्रोह हो रहा है तो कल यहां तो परसों वहां, इसलिए फेल हो गए। दूसरा कारण ये था फेल होने का, पहले तो कोई ऐसा नेता नहीं था। दूसरा, समय से पहले विद्रोह हो गया। तीसरा कारण, देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। अब तीसरा कारण तो और बड़ा शर्म वाला कारण था। क्या था? जो देसी राजा थे, आपको पता है पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, कई सारा जगह था जहां पर खुद का राजा था, देसी राजा था, मतलब देसी रियासत। यानी ऐसा कहो कि वहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, बल्कि उस जगह पर एक राजा का शासन था। जैसे हैदराबाद में एक तरह से कह सकते हैं निजाम का शासन था, जम्मू कश्मीर में भी एक अलग राजा था। यानी अंग्रेजों का पूरे भारत में कब्जा नहीं था, कहीं कहीं पे छोटा छोटा जगह पे वहां का खुद का लोकल राजा था, ऐसे कह सकते हैं। तो जो वो राजा था वो भारत का साथ देने के बजाय वो अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। अब राजस्थान, मैसूर, महाराष्ट्र, हैदराबाद,
गुजरात, कई सारे जगह है जहां पर विद्रोह को रोकने में देसी राजाओं ने अंग्रेजों का मदद किया। अब बताओ, देसी राजा जब अंग्रेज का मदद करेगा तो हम लोग तो हार जाएंगे। और भी एक तो हम लोग ऑलरेडी कमजोर, हम लोगों के पास हथियार नहीं, उनके पास तरह तरह के टेक्नोलॉजी वाला हथियार। तो जो देसी राजा है उन्होंने अंग्रेजों का मदद किया। हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, जिंद, नेपाल और हर जगह उनको अंग्रेजों को उन लोगों ने समर्थन किया और हम लोग हार गए। अगला है विद्रोहियों का सीमित क्षेत्र। ये जो विद्रोह है ये भारत के कुछ ही हिस्सों तक सीमित रहा, जिससे इसका प्रभाव कम हुआ। अगर ये विद्रोह पूरे भारत में होता तो 100% हम लोग जीत जाते, लेकिन ये विद्रोह कुछ ही जगह पर हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। अगला है संसाधनों की कमी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जो अंग्रेज है उनके पास एक से एक हथियार था, एक से एक बंदूक था, एक से एक मिसाइल था, है ना। उस वक्त तो तोप कहा जाता था, तोप था। लेकिन हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ तीर, धनुष, ये सब था। यानी हम लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग 1857 की क्रांति में असफल हो गए। तो पहले तो उस तरह का नेता नहीं था, समय से पहले क्रांति शुरू हो गई। जो देसी राजा है उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया, सब देसी राजा ने, लेकिन कुछ देसी राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। फिर यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही जगह पर हुआ और संसाधनों की भी बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों हम लोग इस क्रांति में असफल हो गए, है ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों चैप्टर 12 शुरू करते हैं, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 शहर के बारे में पढ़ते हैं, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। बम्बई को आज मुंबई कहा जाता है, कलकत्ता को कोलकाता और मद्रास को चेन्नई। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, पूछा गया कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था। यानी कलकत्ता में अंग्रेजों का एक बस्ती था। किलेबंद बस्ती का मतलब होता है चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ बस्ती। एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा फोर्ट विलियम कहां पर है, बंगाल में। कभी कभी ऑप्शन में बंगाल ना देके कलकत्ता दे देगा, तो फोर्ट विलियम कहां पर है, कलकत्ता में या बंगाल में, सब तो भाई वही है ना। तो अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहां पर है, बंगाल में। बंगाल ऑप्शन में नहीं देगा तो कलकत्ता देगा। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, लेकिन दिल्ली कर दी गई, है ना। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, 1911 में, है ना। 1911 में भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, लेकिन फिर दिल्ली कर दी गई। कब की गई, 1911 में। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो बताइए चौल इमारतें कहां पर पाई जाती है, बंबई में। बंबई में चौल इमारतें पाई जाती है, चौल इमारतें बंबई में। 7 टापुओं का शहर कहा जाता, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है मुंबई को। अगला, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 में। जो पुर्तगाली है इन्होंने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 में। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय हुई। आपको पता होगा जो शिमला है वो एक पर्वतीय सैरगाह है। शिमला लोग आज घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो शिमला है सबसे पहले यहाँ पर रहना किसने शुरू किया था, अंग्रेजों ने। तो शिमला को पर्वतीय सैरगाह बनाया। तो पूछा गया कि जो पर्वतीय सैरगाह के रूप में जो शिमला की स्थापना हुई किस युद्ध में। बिल्कुल प्यारे बच्चों, गुरखा युद्ध में। जब गुरखा युद्ध हो रहा था उसी समय पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना हुई। अगला सवाल, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का नगर बंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम देखिए। अगर आपको पूछे फोर्ट विलियम कहां पर है, कलकत्ता में, यानी कोलकाता में, बंगाल में। लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम अलग है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर बना है, याद रखिएगा मद्रास में। ये दोनों नाम अलग अलग है, याद रखिएगा, सेम नहीं कीजिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये जो किला है आपका वो मद्रास में है। अगला क्वेश्चन, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, तो उस वक्त में जो नगर का प्रधान अधिकारी होता था उसको पुरपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरपाल। तो नगर का जो प्रधान अधिकारी है उसको पुरपाल कहा जाता था। अगला सवाल, वास्को डी गामा किस समय भारत पहुंचा। वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाली थे जो भारत आया। कभी कभी पूछ देगा कौन सा ऐसा पुर्तगाली है जो सबसे पहले भारत आया, वह वास्को डी गामा। और कब आया था, 17 मई 1498 को। और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है आपके क्वेश्चन बैंक में, कितना बार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जिनको नहीं पता, हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं क्लास। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लेना, हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक बाय तनु क्लासेस, आ जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई थी। 1774 में। अगर 1774 नहीं देगा तो वहां पर 1773 रहेगा, तो आप लोग 73 लगा देना, लेकिन सही आंसर 1774 है। यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया, 2 कारण बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जो यूरोपीय कंपनी है वो भारत में आया क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो जब वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आया, तो उन्होंने नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया। नगरीकरण का मतलब क्या होता है बेसिकली, अभी हम लोग समझेंगे। नगरीकरण को उन्होंने क्यों बढ़ावा दिया, तो देखिए
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को बढ़ावा दिया। इसके दो कारण निम्न है। पहला, इंग्लैंड में जो भी वस्तु बनता था वो वस्तु को बेचने के लिए एक बाजार चाहिए। भाई कोई चीज अगर आप बना रहे हो, मान लो हमने ये बोतल बनाया, तो इस बोतल को बेचने के लिए भी तो एक बाजार चाहिए ना, कोई लोग चाहिए ना। पता चला आप सामान बना दिए और कोई खरीदने वाला ही नहीं, तो बनाओगे नहीं बनाओगे। तो इंग्लैंड में जो भी चीज बना उस चीज को बेचने के लिए बाजार चाहिए, वो आ गया भारत में। भारत में बहुत बड़ी बाजार मिल गई। दूसरा, भारत में शहरी आबादी का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जो पश्चिमी शिक्षा, रहन सहन, संस्कृति का अनुकरण करे। और अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि भारत में कुछ ऐसे लोग आए, भारत में कुछ ऐसे लोग हो जाए जो पश्चिमी शिक्षा को पढ़े, यानी अंग्रेजों की पढ़ाई को पढ़े, रहन सहन भी अंग्रेजों के जैसा हो और उनका संस्कृति भी अंग्रेजों के जैसा हो। और आज के दिन देखिए वो लोग सफल हो गया। आप देखोगे आज के दिन कहीं पे ऐसा है जहां इंग्लिश बोला जाता है, कपड़ा भी बिल्कुल अंग्रेजों के जैसा पहना जाता है और उनका संस्कृति भी बिल्कुल अंग्रेजों के जैसा होता है। तो ये दोनों चीज अंग्रेज ही चाहते थे और आज हो गया। तो इसी को कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब बेसिकली कि जैसे गांव है वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग बनना, ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना, तो उसी को एक तरह से नगरीकरण कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ होना। ठीक है, तो वही पूछा गया कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया? इसीलिए उन्होंने नगरीकरण को बढ़ावा दिया क्योंकि वो एक बाजार चाहते थे और एक ऐसा आबादी यहाँ पर तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजों के अनुसार चले, अंग्रेजों का रहन सहन फॉलो करे, अंग्रेजों का संस्कृति फॉलो करे। ठीक है, अगला सवाल, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया ये कब बना? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है प्यारे बच्चों, ये बना था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों आपका मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया बना कब है? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया था? दो लोगों का स्वागत करने के लिए। एक का नाम था जॉर्ज पंचम, एक का नाम क्या था? जॉर्ज पंचम, और इनकी पत्नी का नाम था मेरी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी। तो जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए ही गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई में 1911 में बनाया था, है ना। अब आपसे हम सवाल करेंगे कि जो इंडिया गेट है इसको कब बनाया गया? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन अलग है। इंडिया गेट, इंडिया गेट पहले कहां पर है? तो याद रखिएगा इंडिया गेट प्यारे बच्चों आपका दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। और इंडिया गेट को बनाया कब है? 1931 में। वैसे इंडिया गेट बनाने का काम 1921 या 22 में शुरू हो गया था, लेकिन पूरा हुआ था 1931 में। इसलिए इंडिया गेट कब बना? 1931 में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, लेकिन गेट ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में। ये कब बना? 1911 में। ये दोनों में अंतर है। वेरी गुड। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अगला सवाल। ब्रिटिश शासन काल में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रिटिश शासन काल में जो धन प्रवास का सिद्धांत है ये किसने दिया प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने धन प्रवास का सिद्धांत दिया। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई में है, इसको किस स्टाइल से बनाया गया है? तो याद रखिएगा इंडो सार्सेनिक शैली, है ना। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसको इंडो सार्सेनिक शैली से बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, विक्टोरिया टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनल्स, कुछ भी दे दे, विक्टोरिया टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का उदाहरण है? तो ये है आपका नौ गॉथिक शैली का उदाहरण। 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो पूछा जाएगा विक्टोरिया टर्मिनल यानी टर्मिनस मुंबई में है और ये किस शैली का उदाहरण है? नौ गॉथिक शैली। और गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सार्सेनिक शैली। अगला सवाल, विलियम जोन्स ने सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी को किसने बनाया? एशियाटिक सोसाइटी को विलियम जोन्स ने बनाया। अच्छा, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को कब बनाया? 1784 में। ये सब क्वेश्चन आते हैं। अमर कथा, अमर कथा मतलब हमारी कहानी, अमर कथा मतलब बांग्ला में है अमर कथा और हिंदी में है हमारी कहानी, मेरी कहानी। तो बताइए अमर कथा के लेखिका कौन है? तो इनके लेखिका का नाम है विनोदिनी दास, है ना, विनोदिनी दास। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो आपको बताना है कि जो राइटर्स बिल्डिंग है ये एक प्रशासकीय भवन था। यहाँ से प्रशासन चलता था इस भवन से, इस बिल्डिंग से। तो आपको बताना है कि राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो ये पश्चिम बंगाल। राइटर्स बिल्डिंग कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? एक बच्चा हमको कह रहे थे कि सर इसका आंसर 71 होगा। नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी? 1872 में। पूरा हुई थी 1872 में। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर बी देंगे, 1872, नोट 1871। और सही तरीके से जनगणना है पहली बार वो हुई थी 1881 में, लेकिन पहली बार जो कोशिश किया गया था प्यारे बच्चों वो 1872 में, लेकिन हो नहीं पाया था सही से। ठीक है, अगला देखो, बंगाल के विभाजन की घोषणा। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। पहली बार ट्रेन 1853 में चला था मुंबई से थाने के बीच में। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। देखो
इस चैप्टर से 1857 वाला जो आंदोलन है ना, इस चैप्टर से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको हर बार ये सवाल लगभग पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन जोड़ दिया है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखना। पूछा जाता है 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन करें, तो हम लोग लिखेंगे 1857 की क्रांति का निम्नलिखित कारण है। या फिर कभी कभी पूछ देगा 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बताइए, कभी पूछ देगा राजनीतिक कारण बताइए। तो अगर एक पूछेगा 2 नंबर में तो इस तरह लिखेंगे, 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिख देंगे, है ना। तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण है, देख लीजिए क्या है तत्कालिक कारण, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्रांति शुरू हो गया। 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण तत्कालिक कारण था। 1856 में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को ऐसे कारतूस दिया था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी, है ना। अंग्रेजों ने भारतीय सेनाओं को ऐसा कारतूस दिया, ऐसा बंदूक दिया जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी, और सैनिकों को इसे मुंह से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था, जो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए खिलाफ था। इस कारण मंगल पांडे नाम के एक सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। भाई गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ होगा तो ये तो भारतीय लोगों के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, दोनों के लिए अपमान की बात है। इसलिए जो मंगल पांडे एक सेना थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या भी कर दी, जिसके चलते उसे फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। और इस घटना से सैनिकों में विद्रोह की भावना भड़क उठी और विद्रोह शुरू कर दिया। यह था तत्कालिक कारण। अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है, बहुत सारा कारण है राजनीतिक में, देख लो। 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था, यानी जो क्रांति हुई इसके पीछे बड़ा राजनीतिक कारण है। जैसे लॉर्ड डलहौजी थे, डलहौजी क्या लाया था, हड़प नीति लाया था, यानी वयस्कता का सिद्धांत। और वेलेस्ली क्या लाया था, सहायक संधि लाया था, है ना। तो सहायक संधि और हड़प नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैल गया। जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो जब ये हड़प नीति लाया, हड़प नीति का मतलब बेसिकली क्या था कि अगर आपका बेटा वगैरह नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं होगा तो आपका राजा, आपका साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों का हो जाएगा, इस तरह का नियम था। तो हड़प नीति और सहायक संधि की वजह से जो भी भारत के छोटे छोटे राजा थे वो बहुत परेशान हो गए, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, है ना। सारे शासकों में, सारे राजाओं में असंतोष फैल गया। नाना साहेब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए क्योंकि उनकी पेंशन भी बंद कर दी। अब जो नाना साहेब है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि नाना साहेब को पेंशन देना था अंग्रेजों को, लेकिन नाना साहेब को पेंशन नहीं दिया, ठीक। तो नाना साहेब भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, उनकी पेंशन बंद कर दी। अंग्रेजों ने कई सारे जमींदारों को, सरदारों की जमीन छीन ली, जिससे वो भी नाराज हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विरोध में थी, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जो साम्राज्य वो छीन गया। उनके पति के मरने के बाद झांसी की रानी का जो पूरा ये था, क्योंकि वो राजा की पत्नी थी, तो उनके पति के मरने के बाद उनका पूरा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो जिसकी वजह से सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और दत्तक पुत्र जो था रानी लक्ष्मीबाई का, दत्तक पुत्र, क्योंकि देखो रानी लक्ष्मीबाई का जब पति की मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था, बेटा को वो राजा बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों का कहना क्या था कि सगा बेटा होना चाहिए। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के पास कौन सा बेटा था, दत्तक पुत्र था, यानी उनका सगा बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था। अंग्रेजों ने क्या कहा कि सगा बेटा होना चाहिए, तभी जो है राजा बनने देंगे। अब रानी लक्ष्मीबाई के पास सगा बेटा तो था नहीं, उसके पास गोद लिया हुआ बेटा था, जिसकी वजह से उनका साम्राज्य खत्म हो गया। तो ये सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और इसी को कहते हैं राजनीतिक कारण, ठीक है। तो सहायक संधि और हड़प नीति की वजह से पहले तो राजा लोग जितने भी थे वो नाराज हो गए, जितने भी शासक थे। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, ये भी नाराज हो गए। कई सारे जमींदार सरदार, उनका जमीन छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा, ये भी नाराज हो गए। झांसी की रानी का पूरा साम्राज्य छीन लिया, उनका बेटा को राजा बनने नहीं दिया गया, तो ये भी नाराज हो गए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो बताइए सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्यारे बच्चों कौन सा जगह प्रसिद्ध था, उड़ैयूर, ऑप्शन ए, ठीक है, उड़ैयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेल स्टेशन, भारत में जो पहली बार ट्रेन है वो किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो बंबई से ठाणे के बीच में, है ना, ऑप्शन बी। 24 किलोमीटर चली थी बंबई से ठाणे के बीच में, 24 किलोमीटर। और पहली बार ट्रेन 1853 में चली थी। पुराना किला कहाँ पर है, तो पुराना किला दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है, पुराना किला आपका दिल्ली में है ना। आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। तो जो पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग है ये किसका पहला गोदाम था प्यारे बच्चों, डच लोगों का, यानी डच कंपनी। पुर्तगाली आपको पता है, यूरोपीय कंपनी, डच आया था, फ्रेंच आया था, पुर्तगाली आया था, अंग्रेज भारत आया था। ये चारों लोग जो कि यूरोप से थे भारत आया था। तो पटना कॉलेज का जो बिल्डिंग है ना, पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है, इसको सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम बनाया था, किसने, डच ने। ऑप्शन 25 का डी। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। बताइए कौन सा वायसराय था उस वक्त में, कौन सा वायसराय था जब कलकत्ता, मद्रास, बंबई
इन तीनों जगह पर जब हाई कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में तीनों जगह पर जब हाई कोर्ट की स्थापना हुई, उस वक्त में कौन सा वायसराय था? तो उसका नाम था लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई नहीं था, लॉरेंस नाम था उसका, जॉन लॉरेंस, है ना। जॉन लॉरेंस उस वक्त में क्या था प्यारे बच्चों? वायसराय था जब कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अगला देखिए, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? तो जब कलकत्ता की स्थापना हो रहा था तो 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता बनाया गया, सूतानदी, कोलकाता, गोविंदपुर। अलीपुर को नहीं मिलाया गया था, तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। तो जब कलकत्ता को बनाया जा रहा था तो उस वक्त में अलीपुर को नहीं मिलाया गया, बाकी 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता बनाया गया। अगला सवाल, कलकत्ता किस नदी के किनारे पर है? तो कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका लिखें। अब आपको पता है 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी और इसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका क्या थी। महिलाओं की भूमिका हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। 1857 का विद्रोह में जो महिलाएं हैं इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने कानपुर से, ये लखनऊ से और अवध से नेतृत्व किया, है ना। तो 1857 की क्रांति में जो महिलाएं हैं इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये दोनों प्यारे बच्चों इन दोनों ने क्रांति का नेतृत्व किया। बैजाबाई सिंधिया ये युद्ध कला में प्रवीण घुड़सवार थी, यानी एक लड़की, एक औरत थी जिनका नाम था, महिला थी जिनका नाम था बैजाबाई सिंधिया। क्या नाम था? बैजाबाई सिंधिया। इन्होंने भी युद्ध कला में बहुत बड़ी घुड़सवार थी, ये घोड़े पर चल के बहुत ज़्यादा युद्ध करती थी। इसके अलावा बेगम हुसैनी खातून, वीरांगना ताईबाई और वीरांगना अवंतीबाई जैसी महिलाओं ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इन महिलाओं ने क्रांति को मजबूती प्रदान की, है ना। अगर आपको इतना याद नहीं रहेगा तो आप इतना लिख देना कि 1857 की क्रांति में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बात करेंगे अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में, तो इन लोगों ने और भी बहुत सारी महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका इस क्रांति में निभाई, इस क्रांति में भूमिका निभाई है। जैसे बेगम हजरत महल ने अवध से क्या कहते हैं, लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्या कहते हैं क्रांति का नेतृत्व किया। इस तरह से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर इन महिलाओं का नाम आपको याद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है याद करना अभी लास्ट टाइम में, ठीक है। बस 2 नंबर में पूछता है, 2-4 लाइन लिखेंगे काफ़ी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों का जो है ये सेट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक लास्ट सेट आएगा, सेट 7, जहाँ पर हम लोग चैप्टर 13, 14, 15 3 चैप्टर को एक साथ में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही लंबा क्यों ना बनेगा, उसमें 3 चैप्टर को कंप्लीट करके ये पूरा सीरीज को हम लोग समाप्त कर देंगे। इससे पहले 5 सेट कंप्लीट हुआ, उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी प्यारे बच्चों, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं कॉल वॉल आते रहता है, तो देखिए मैं अभी भी कहता हूँ कि फ़ीस जो है मात्र 249 रुपये है। 249 रुपये बहुत ज़्यादा फीस नहीं होता, पहले याद रखना। 249 रुपये बहुत कम फीस होता है। इस फीस में सबसे पहले आपको पूरा टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा। और आपको पता है टेस्ट कितना ज़रूरी है ना। किस तरह का टेस्ट हम लोग ले रहे हैं आप लोगों से? टेस्ट, सारा टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री हो जाएगा। जैसे पहले हर चैप्टर का टेस्ट होता है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना। उसके बाद पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। जैसे 2009 में जितना क्वेश्चन पूछा हर सब्जेक्ट का, 2010 में जितना क्वेश्चन पूछा, जिसको कहते हैं क्वेश्चन बैंक का टेस्ट, तो ये क्वेश्चन बैंक का हम लोग टेस्ट लेते हैं। फिर प्यारे बच्चों, लास्ट में आपका लेंगे फाइनल टेस्ट। कौन सा टेस्ट लेंगे? फाइनल मॉक टेस्ट इसको नाम दिए हैं। फाइनल मॉक टेस्ट क्या होता है कि जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही एग्जाम हम लोग आपका लेंगे। तो इन 3 तरह का टेस्ट आपको मिलता है। इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं देना पड़ेगा, 249 रुपया में ही। फिर आपको जो हम लोग आपके लिए गेस क्वेश्चन तैयार किए हैं, रात दिन एक करके जो गेस क्वेश्चन तैयार किए हैं सब्जेक्टिव का, वो सारा गेस क्वेश्चन देते हैं। आप समझिए, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप गेस क्वेश्चन से सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। फिर आपको 5 स्पेशल मॉडल पेपर करवाते हैं, 100% बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, कहीं नहीं। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। अभी इनकी क्लास अभी बाकी है होना, तो मॉडल पेपर का क्लास होना बाकी है। तो आप लोग जो भी एग्जाम मंत्र बैच में नहीं ज्वाइन किए हैं, अभी भी एग्जाम मंत्र बैच में ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम ही है एग्जाम मंत्र। तो एग्जाम मंत्र बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए तनु क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, लास्ट टाइम है आप लोग का, है ना।
और कम समय में बढ़िया तैयारी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके एग्जाम मंत्र बैच को ज्वाइन कर लेना। बहुत ही कम फीस है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं और वहाँ पर ये PDF भी आपको फ्री मिल जाएगा ना। इससे पहले जितना भी सेट है 5 सेट का PDF भी आपको फ्री मिल गया है। तनु क्लासेस ऐप में ही फ्री नोट्स में जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अब मिलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों अगली क्लास में, है ना। जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जाते जाते शेयर भी कर देना, ठीक है। सुमन रॉय, यस सर जी, लास्ट में मेरा नाम ले लीजिए।